नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच आज की खास खबरों के साथ। योगी सरकार को झटका, डॉक्टर कफील की गिरफ्तारी गैर कानूनी। द हिंदू का दावा, चीन ने कब्जाई भारत की 1000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन। बीजेपी का सियासी हथियार है फेसबुक, पार्टी के कहने पर हटाए पेज। सुशांत के घर वालों को पता थी बीमारी, व्हाट्सएप चैट से हुआ खुलासा। नए आंकड़ों से उठा सवाल, कोरोना से भारत को ज़्यादा नुकसान क्यों। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को रिहा करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एनएसए के तहत उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है और उन्हें रिहा किया जाए। सरकार ने उन्हें नागरिकता कानून के खिलाफ भाषण देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत फरवरी से जेल में बंद कर रखा है। करीब एक पखवाड़े पहले ही एनएसए के तहत उनकी जेल की अवधि फिर से बढ़ा दी गई थी। लंबे समय से सरकार के इस फैसले को चुनौती दी जा रही थी। सामाजिक कार्यकर्ता भी कफील खान को जेल में बंद करने के खिलाफ आवाज़ें उठा रहे थे। हाई कोर्ट ने कहा, पूरा भाषण पढ़ने पर प्रथम दृष्टया नफरत या हिंसा को बढ़ावा देने का प्रयास कहीं नहीं लगता है। इसमें अलीगढ़ में शांति भंग करने की धमकी भी नहीं लगती है। कोर्ट ने कहा, ऐसा लगता है कि ज़िला मजिस्ट्रेट ने भाषण से कुछ वाक्यों को सुविधा के हिसाब से चुनकर देखा और उनका उल्लेख कर दिया था, जो उसकी वास्तविक मंशा की अनदेखी करता है। कभी गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से मरते बच्चों की मदद के लिए तो कभी बिहार में चमकी बुखार से पीड़ित नवजातों का इलाज करने से मशहूर हुए डॉक्टर कफील खान उत्तर प्रदेश सरकार की नज़रों में देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा क्यों बन गए, ये समझा जा सकता है। डॉक्टर कफील को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ छात्रों की एक सभा में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में इसी साल फरवरी में मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। तो डॉक्टर कफील की रिहाई की मांग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ रही थी। सबको पता था ये मामला पूरी तरह से फर्जी है, गढ़ा हुआ है और उसमें डॉक्टर कफील ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिसको किसी भी लिहाज से आपत्तिजनक माना जाए। इस मीटिंग में जहां इन्होंने ये भाषण दिया था, वहां जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ योगेंद्र यादव भी थे। उन्होंने भी कहा कि मैं उस समय वहीं था और वहां इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई थी। जाहिर है कि डॉक्टर कफील को योगी सरकार निशाने पर रखी हुई थी। उन पर लगातार कोशिश हो रही थी कि उनको किसी मामले में फंसा के जेल में डालने की। ऑक्सीजन, बच्चों के ऑक्सीजन वाले मामले में डॉक्टर कफील ने अपनी हदों से बाहर जाकर भी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हीं के आरोपों में फंसाकर जेल में डाल दिया गया था। लेकिन पूरी जांच के बाद वो पाक साफ होकर निकले थे। इसके बाद उन्होंने अपनी सक्रियता बढ़ाई थी। बिहार में चमकी बुखार से जो ग्रस्त थे बच्चे, उनका इलाज किया था और फिर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो देश भर में प्रदर्शन चल रहे थे वो उसमें सक्रिय हिस्सेदारी ले रहे थे, जो उनका लोकतांत्रिक अधिकार था और जो वो किसी इस तरह की गतिविधि में शामिल नहीं थे जो ऐसा लगे कि वो भड़काने का काम कर रहे हैं, लोगों को उकसाने की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन चूंकि योगी सरकार की आंखों की किरकिरी बन गए थे, गड़ रहे थे उनकी आंखों में, इसलिए उनको किसी तरह से घेरा गया। दिसंबर में उनके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक भाषण के लिए और उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। एनएसए लगा दिया गया जिसकी कोई उसका संदर्भ नहीं है, कोई उसका यहाँ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एनएसए को तो बड़े पैमाने पर योगी सरकार इस्तेमाल कर रही है अपने जो विरोधी हैं उनको सज़ा देने के लिए, जेल में ठूसने के लिए। तो डॉक्टर कफील को भी इस तरह से किया गया। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको सही संदर्भों में देखा और बहुत सही निर्णय दिया। ये एक मैसेज है योगी सरकार के लिए, एक बड़ा झटका भी है, एक बड़ा संदेश भी है कि इस तरह से अगर वो इस कानून का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को दंडित करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अलोकतांत्रिक भी है, असंवैधानिक भी है और गैर कानूनी भी है।
और अब अगली खबर का रुख करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप गोदी मीडिया को नापसंद करते हैं, आपको लगता है कि वो खबरों के साथ नाइंसाफ़ी करता है, तो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आना चाहिए, उसकी ताकत बनना चाहिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। आप इसमें आर्थिक योगदान देकर स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के हिसाब से एक सदस्यता चुन लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर लेते हैं। चीन ने भारत द्वारा लगाए आरोपों के जवाब में भारत पर ही आरोप मढ़ दिए हैं। भारत स्थित चीनी दूतावास ने कहा है कि 31 अगस्त को भारतीय सैनिकों ने ही भारत चीन के बीच बनी सहमति का उल्लंघन किया है। भारत के सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर अलग अलग जगहों से अवैध तरीके से सीमा पार की है। चीनी दूतावास ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। दूतावास का कहना है कि चीन ने औपचारिक तरीके से भारत से सीमावर्ती सैनिकों को नियंत्रित करने का आग्रह किया है। तो एक तरफ ये आरोप प्रत्यारोप और दूसरी तरफ द हिंदू अखबार ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें दावा किया गया है कि चीन ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अप्रैल से मई में LAC पर चीन ने अपने सैनिकों की बड़ी संख्या में इकट्ठा किया है और वह वहां पर अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA की सेना के साथ हुई हिंसक झड़पों में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को 20 जवान शहीद हो गए थे। अखबार ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से लिखा है कि देपसांग प्लेन से चुशुल तक चीन ने अपरिभाषित LAC के पास व्यवस्थित तरीके से सेना बढ़ाई है। गलवान वैली में 20 वर्ग किलोमीटर, हॉट स्प्रिंग में 12 वर्ग किलोमीटर, पैंगोंग सो में 65 वर्ग किलोमीटर और चुशुल में 20 वर्ग किलोमीटर का इलाका चीन के कब्जे में अभी भी है। तो भारत सरकार जो दावे कर रही है, प्रधानमंत्री ने जो दावे किए थे वो सारे झूठे साबित हो रहे हैं और चीन के कब्जे में अभी भारत की बहुत बड़ा भूभाग है। उसको वापस लेने के लिए सरकार कुछ करते हुए नहीं दिख रही है। जो बातचीत के दौर चल रहे हैं वो उलझन में हैं, उनसे कुछ हासिल हो नहीं रहा है और जाहिर है कि ये जो मुठभेड़ अभी 29 अगस्त की रात को हुई है उसमें भी काउंटर एलिगेशन हो रहे हैं दोनों तरफ से। भारत सरकार कुछ और कह रही है, भारत सेना कह रही है कि चीनी घुसपैठियों को उसने रोका, चीनी जो सैनिक आ रहे थे उनको खदेड़ दिया। उधर उल्टा चीन हमें कह रहा है कि हमने घुसपैठ की थी। तो ये दावे प्रतिदावे चलते रहते हैं। ऐसे मौक़ों पर तनाव बढ़ रहा है, ये स्पष्ट है और चीन के हौसले कहीं से भी कमज़ोर नहीं पड़ रहे हैं, चीन के इरादे कहीं से बदल नहीं रहे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा भूभाग पर कब्ज़ा करने की लगातार शातिराने चाल चलता जा रहा है। आइए अब अगली खबर लेते हैं। फेसबुक और बीजेपी के बीच साठगांठ की परतें लगातार खुलती जा रही हैं। पहले फेसबुक पर यह आरोप लगा कि भारतीय जनता पार्टी का वो समर्थन करता है, उसके नेताओं की हेट स्पीच नहीं हटाता है और अब एक नया आरोप और लग रहा है कि इसने बीजेपी के कहने पर कुछ लोगों के फेसबुक पेज को हटा दिया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार पिछले साल लोकसभा चुनाव के पहले जनवरी में बीजेपी ने 44 फेसबुक पेजों की शिकायत ये कह के कर दी थी कि उन पर पोस्ट अपेक्षित मानकों के खिलाफ हैं और तथ्यों से परे हैं। इनमें से 14 पेज हटाए जा चुके हैं, वे इस समय फेसबुक पर नहीं हैं। जिन पेजों को हटाया गया है उनमें से प्रमुख है भीम आर्मी, वी हेट बीजेपी, कांग्रेस का समर्थन करने वाले अनाधिकारिक पेज और द ट्रुथ ऑफ गुजरात। इसके अलावा पत्रकार, ध्यान रखिए, पत्रकार रवीश कुमार और विनोद दुआ के पेज भी हटा दिए गए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने पिछले साल नवंबर में फेसबुक इंडिया से कहा कि 17 पेजों को प्लेटफॉर्म पर वापस ले आए और 2 पेजों को मोनेटाइज भी कर दे। मोनेटाइज मतलब उसमें जो कंटेंट आ रहा है, जो सामग्री पोस्ट आ रही हैं, उन पर पैसे भी दे। ये पेज थे द चौपाल और ऑफ इंडिया के। मोनेटाइज करने से उन्हें अपने कंटेंट पर बाहर से पैसे मिलने लगते। फेसबुक ने बीजेपी के कहने पर जिन 17 पेजों को बहाल कर दिया उनमें से ज़्यादातर कन्नड़ भाषा में हैं और उन पर पोस्ट कार्ड न्यूज़ से ली गई सामग्री रहती है।
ये पोस्टकार्ड न्यूज़ हमेशा भड़काऊ और हिंदुत्ववादी और लड़ाने वाली और विश्व अमन करने वाली पोस्ट प्रकाशित करता है, और उन्हीं को ये जो बीजेपी से जुड़े लोग हैं उनकी जो पेज हैं उनमें शेयर किया जाता है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि बीजेपी की ओर से उसके आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी निदेशक आंखी दास और शिवनाथ ठकराल को ईमेल भेजे थे। इस अखबार का ये भी कहना है कि फरवरी 2019 में मालवीय ने ईमेल में लिखा था कि उनकी फेसबुक के अधिकारियों से बात हुई थी और वे अधिकारी बीजेपी की ओर झुकाव रखने वाले पेजों की सुरक्षा के लिए राजी हो गए थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फेसबुक की बीजेपी के साथ साठगांठ को लेकर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भारत के लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव पर फेसबुक और व्हाट्सएप के हमले को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के मामलों में किसी को भी हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मामले में तुरंत जांच करनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर दंडित किया जाना चाहिए। अब देखिए कि फेसबुक की भारतीय राजनीति में कितनी दिलचस्पी और किस तरह से वो सत्तारूढ़ दल की मदद करने के लिए कितने आगे तक जा रहा है कि जो जाने माने पत्रकार हैं उनके पेज हटा रहा है, जो घृणा फैलाने वाली वेबसाइट हैं, पेजेस हैं, उनको जगह दे रहा है, उनकी जो हेट स्पीच है उनको हटा नहीं रहा है और मोनेटाइज कर रहा है ऐसी वेबसाइट को जो बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। तो कई तरह से बीजेपी की मदद कर रहा है फेसबुक। ये सीधे सीधे भारतीय राजनीति में दखल है। आपको याद होगा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए रूस ने इसी तरह से फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया था हिलेरी क्लिंटन को हराने के लिए, और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ भी उसी तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भारत में पिछले चुनाव में हुआ, उसके पिछले चुनाव में हुआ और अभी भी जारी है। तमाम जगह चुनाव होते रहते हैं हमारे देश में, जाहिर है कि फेसबुक उसमें भूमिका निभा रहा है। हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करके और उसको प्रदूषित कर रहा है अपने पेड कंटेंट से। पेड कंटेंट इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी इसके लिए तरह तरह से उसको फ़ायदा पहुँचा रही, तो एक तरह से वो पेड कंटेंट हुआ। तो ये बहुत ख़तरनाक स्थिति है, इसकी जांच होनी चाहिए और हो सके तो फेसबुक को प्रतिबंधित करने की हद तक जाना चाहिए, जो कि कई देश इस बारे में सोच भी रहे हैं। और आइए अब अगली खबर लेते हैं। एक व्हाट्सएप चैट के सामने आने से लगता है कि सुशांत सिंह मौत के मामले में पूरी कहानी बदल गई है। ये व्हाट्सएप चैट है सुशांत और उनकी बहन प्रियंका के बीच का। इस चैट में प्रियंका एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियों की बातें कर रही हैं और दवाइयों के नुस्खे भी दे रही हैं। ये वे दवाइयां हैं जो एंग्जाइटी, पैनिक डिसऑर्डर जैसे मानसिक रोगों के उपचार में काम आती हैं। सुशांत का परिवार पहले से कहता रहा था कि सुशांत की किसी बीमारी के बारे में उन्हें पता नहीं था और आरोप लगाया था कि उनको दवाइयाँ रिया चक्रवर्ती दे रही थीं। लेकिन व्हाट्सएप चैट से ये साफ लगता है कि सुशांत के परिवार को न केवल उनकी बीमारी के बारे में पता था बल्कि उन्होंने ही दवाइयों का नुस्खा भी भेजा था। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने भी जांच में यही पाया है कि सुशांत की मौत से 6 दिन पहले प्रियंका ने उनसे चैटिंग की थी और उसमें बीमारी व उसके इलाज के लिए दवा के नुस्खे भेजे थे। इंडिया टुडे ने इन दोनों के बीच उस व्हाट्सएप चैट को प्रकाशित किया है। वो इस तरह से है। प्रियंका कह रही हैं, पहले 1 हफ्ते के लिए लिब्रियम लेना, फिर नाश्ते के बाद रोज़ एक बार नेक्स्टो 10 मिलीग्राम शुरू करना, एंग्जाइटी का दौरा पड़ने पर लोनाजेब को साथ में रखना। सुशांत, ठीक है सोनू दी, सुशांत कोई भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देगा ये दवाइयाँ। प्रियंका, चलो व्यवस्था करने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद प्रियंका प्रिस्क्रिप्शन की अटैचमेंट भेजती हैं। इस बातचीत में लिब्रियम, नेक्स्टो और लोनाजेब दवाइयों की बात की गई है। दरअसल ये दवाइयाँ एंग्जाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एपिलेप्सी, इंसोमेनिया यानी नींद ना आना जैसी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये व्हाट्सएप चैट पटना में दर्ज कराई गई उस एफआईआर के विपरीत हैं जिसमें सुशांत राजपूत के पिता ने दावा किया है कि उन्हें अपने बेटे के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब ये देखिए कि
हमारा पूरा मीडिया, गोदी मीडिया, एक ख़ास तरह से पूरे मामले का मीडिया ट्रायल कर रहा है। वो पूरी तरह से सुशांत और उनके घर वालों के पक्ष में खड़ा हो गया और रिया चक्रवर्ती को उसने एक खलनायिका, एक विलेन, एक वैम्प बनाकर प्रस्तुत कर दिया। लेकिन जब से रिया चक्रवर्ती ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की है, तब से थोड़ा सा चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। और ये जो व्हाट्सएप चैट है, ये सुशांत के परिवार वालों द्वारा जो झूठ बोले गए हैं उनको बेनकाब करता है, क्योंकि इसमें साफ पता चल रहा है कि सुशांत को मानसिक बीमारियां थीं और उन मानसिक बीमारियों के बारे में उनके परिवार वाले न केवल जानते थे, बल्कि उसके इलाज के लिए अपने तय कोशिश भी कर रहे थे, उसको दवाइयां भी सुझा रहे थे और नकली फर्जी प्रिस्क्रिप्शन भी अरेंज करके उस तक पहुंचा रहे थे ताकि वो दवाइयां खरीद सकें। तो ये जो नया ट्विस्ट आया है पूरी स्टोरी में, अब ऐसी सूरत में हमारे गोदी मीडिया को मीडिया ट्रायल करना बंद करना चाहिए, इधर उधर की गपशप को बंद करना चाहिए और पूरी जो जांच है उसको कंप्लीट होने देना चाहिए और केवल उतना ही रिपोर्ट करना चाहिए जो तथ्यात्मक रूप से पुष्ट किया गया हो, कंफर्म हो, हवा हवाई ना हो, अफवाहें ना हो, कहा सुनी बात ना हो और जो ऑथेंटिक लोग नहीं है, विश्वसनीय लोग नहीं हैं, उनके हवाले से दी गई जानकारियों को भी शेयर ना करें। अगली खबर लेते हैं। भारत की जीडीपी इस तिमाही में आज़ादी के बाद से सबसे निचले स्तर पर चली गई है। सरकार इसका पूरा दोष अपने सिर से हटाकर कोरोना पर डालना चाह रही है और इसको एक्ट ऑफ गॉड बता रही है, जबकि कोरोना से पहले ही भारत में 2016 यानी नोटबंदी के बाद से ही लगातार जीडीपी में गिरावट आ रही है। नोटबंदी के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था चौपट ही होती चली गई है। बता दें, जब मोदी सरकार ने कामकाज संभाला था तब ये अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था थी। इसकी विकास दर चीन के आसपास थी। भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर था और बाद में उसे पछाड़कर ऊपर भी चला गया था। लेकिन सबसे तेज़ वृद्धि दर वाली जीडीपी कुछ ही वर्षों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। विकासशील देशों पर या G7 देशों पर नज़र डाली जाए तो ये साफ दिखता है कि -23.9% वृद्धि दर के साथ ये स्पेन से भी नीचे जा चुका है। मतलब साफ है कि कोरोना का असर दुनिया के सभी देशों पर पड़ा, लेकिन भारत जैसी हालत किसी की नहीं हुई है। अमेरिका जो दुनिया में सबसे अधिक कोरोना से प्रभावित है, वहाँ भी जीडीपी की दर -10.6% रही है। जर्मनी में सकल घरेलू उत्पाद ने -11.9% की दर्ज की है। इटली पर भी कोरोना की मार पड़ी और वहाँ की सरकार ने भी लॉकडाउन का ऐलान किया, जिसे काफ़ी समय तक बरकरार रखा गया। इसकी अर्थव्यवस्था ने इस दौरान -17.1% की वृद्धि दर दिखाई। फ्रांस की जीडीपी भी -18.9% दर्ज की गई। स्पेन उन देशों में है जहां कोरोना का असर सबसे पहले और सबसे तीखा दिखा था। वहां की जीडीपी -22.7% पर आ गई, लेकिन भारत की जीडीपी ने गिरने की प्रतियोगिता में सबको पीछे पछाड़ दिया और 23.9% गिर चुकी है इसकी, जिसके बाद से कांग्रेस हमलावर है। उसका कहना है कि सभी को पता था कि जीडीपी गिरेगी, लेकिन सरकार ने उसको बचाने के लिए कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी सरकार इन सब से बेखबर रही। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लिखा है कि देश की अर्थव्यवस्था को बर्बादी नोटबंदी से शुरू हुई थी और तब से सरकार ने एक के बाद एक गलत नीतियों की लाइन लगा दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि हमने सरकार को इसे लेकर चेतावनी भी दी थी। दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने भारत को चेतावनी दी थी कि सिर्फ 3 दिन पहले ही आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में भी इसके संकेत दिए थे। चिदम्बरम कहते हैं कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर हर कोई ये जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था का संकट गहराने वाला है। उन्होंने पूरा देश इसकी कीमत चुका रहा है, गरीब निराशा में है, लेकिन मोदी सरकार इसे लेकर बेफिक्र है और उसे कोई परवाह नहीं है। अच्छे दिन, सबका साथ, सबका विकास, अपने कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे सिर्फ 60 महीने दिए, ये तमाम जो जुमले हैं कपिल सिब्बल ने कहा, इनसे ये सारे झूठे साबित हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि अब पकौड़े तलने का वक्त आ गया है, लेकिन वो भी बिकेंगे नहीं। तो
कुल मिलाकर मोदी सरकार की इन 6 सालों में अर्थव्यवस्था की पूरी वाट लग गई है। अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, तबाह हो गई है। कोई आर्थिक दर्शन इस सरकार के पास नहीं, कोई आर्थिक ठोस कार्यक्रम नहीं है। इस तरह की क्राइसिस में उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे अपनी अर्थव्यवस्था की साज संभाल करना चाहिए, उसे ना कोई अनुभव है और ना ही वो दूसरों के अनुभव से कुछ सीखना चाहती है। किसी की सलाह मशवरा उसको रास नहीं आती हैं और अपनी ढिठाई और हेठी में वो एक के बाद एक ऐसे कदम उठाती जा रही है जिसकी वजह से हालात बद से बदतर हो रहे हैं और दुनिया की अब सबसे ख़राब अर्थव्यवस्थाओं में से भारत एक होती जा रही है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए भी कि इसके जो नतीजे हैं वो आम लोगों को भुगतने पड़ेंगे बेरोज़गारी, भुखमरी की शक्ल में। और अब बुलेटिन ख़त्म करने से पहले आज की जो कोरोना की ताज़ा तरीन जानकारी है वो आपको दे दूं। भारत में एक दिन में लगभग 70,000 मामले आज फिर आए हैं। भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 36,94,000 के पार पहुंच गया है और दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,55,00,000 के पार चला गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन मित्रों ने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी कर लेंगे। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे साथ उस वक्त मौजूद होंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।